शिवाय और नीतीश दोनों सुरंग के अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे और जैसा कि शिवाय ने उम्मीद की थी, सड़क संकरी होने लगी। कुछ ही देर में 0 स्टार रैंक के कुछ छोटे पिशाच उनके सामने आ गए और उनका रास्ता रोक दिया। लेकिन शिवाय और नीतीश दोनों ही सुरंग में घुसने से पहले अपनी तलवारें पकड़ चुके थे और ऐसे किसी भी हालत के लिए तैयार थे। उन्होंने तुरंत ही सामने आने वाले छोटे पिशाचों पर हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद कई हरे सिर जमीन पर गिर गए, जो इस लड़ाई के खत्म होने का इशारा थे। अगले कुछ घंटों तक वो या तो चलते रहे या उन छोटे पिशाचों का शिकार करते रहे जो आगे बढ़ने पर उन पर हमला करने की कोशिश करते हुए आ रहे थे। कुछ और घंटों तक छोटे पिशाचों का शिकार करने के बाद नीतीश और शिवाय दोनों थक गए थे, इसलिए उन्होंने आराम करने का फैसला किया। शिवाय ने अपने पहने हुए कपड़ों को फेंकने से पहले स्टोरेज रिंग से एक जोड़ी कपड़े साफ वाले निकाले, क्योंकि वे हर छोटे पिशाच के खून से गीले हो गए थे। कपड़े बदलने के बाद उसने स्टोरेज रिंग से बाकी चीजें भी निकालनी शुरू कर दी, जैसे लौटने के लिए चादर और फिर पैक किया हुआ कुछ खाना भी। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने रेड स्नो फ्लावर के लिए जाने के दौरान ही ये सारी जरूरत की चीजें स्टोरेज रिंग में रख ली थी, वरना इस गुफा के अंदर एक हफ्ते तक रहना मुश्किल था। दूसरी तरफ नीतीश, जो शिवाय के कुछ ही दूरी पर बैठा था, इन चीजों को देखकर हैरान था। क्या बकवास है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ पिकनिक मनाने आया है और उसे ये सब तैयार करने का वक्त कब मिला? इस टास्क में खाना और पानी ढूंढना सबसे मुश्किल काम था, लेकिन यहाँ शिवाय बिना किसी प्रभाव के पैक किया हुआ खाना खा रहा है। ये सब सोचते हुए नीतीश की नजरें लगातार शिवाय पर ही थी और जब शिवाय ने उसे ऐसे अजीब तरह से घूरते हुए देखा तो वो शर्मिंदा हो गया। वो अपनी धुन में उसके साथ अपना खाना शेयर करना ही भूल गया था। उसने अपनी गलती सुधारते हुए नीतीश को साथ में खाने और सोने के लिए बुलाया। काफी देर से भूखे और थके हुए नीतीश ने जब खाना खाया तो उसे दूसरे पार्टिसिपेंट्स पर तरस आने लगा, जो उस वक्त भूख से परेशान हो रहे होंगे। खाना खाकर दोनों ही सुकून से सो गए थे। उनके अलावा बीच वाले सुरंग में जाने वाले दूसरे पार्टिसिपेंट्स के लिए ये वक्त बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो लोग खाना और पानी की कमी की वजह से और लगातार पिशाचों से लड़ने की वजह से बुरी तरह थक चुके थे। सुरंग में खाने की कोई चीज मिलना मुमकिन नहीं था, यहाँ तक कि वो लोग पानी भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। लगातार उनकी भिड़ंत छोटे पिशाचों से होती जा रही थी और उन्हें आराम करने की न तो कोई जगह मिल रही थी और न ही मौका। उनमें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना कनिष्क कर रहा था, क्योंकि वो एक राजकुमार था और उसे अपनी जिंदगी में पहली बार इतने गंदे माहौल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपनी बेचैनी नहीं दिखाई। मुझे अपने आप को संभालना ही होगा, मैं अपने साथियों पर बोझ नहीं बन सकता। और फिर मुझे तो ये सब पहले से ही पता था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे हालात का सामना करना ही पड़ेगा। इधर कनिष्क खुद को संभाल रहा था, जबकि उधर ट्रेनिंग ग्राउंड में काल कोठरी के बाहर सुरंग में मौजूद पार्टिसिपेंट्स के स्कोर दिखाए जा रहे थे। प्रोफेसर लाल और प्रोफेसर अलीशा के साथ 7 से ज्यादा प्रोफेसर ग्राउंड में मौजूद लगातार स्कोर बोर्ड पर नजर रखे हुए थे कि कौन सा पार्टिसिपेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। उन सब की नजर अक्षय और कनिष्क पर टिकी हुई थी। वो दोनों ही उन मुश्किल हालात में भी बेहतरीन टीम वर्क के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। प्रोफेसर का ध्यान दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ नीतीश और शिवाय पर भी गया, क्योंकि वो दोनों इस वक्त किसी भी तरह की फाइट करने के बजाय उस सुरंग में आराम कर रहे थे। ये दोनों तो काफी लकी निकले, उन्होंने यहाँ आने से पहले ही पानी और खाना स्टोर कर लिया था। जबकि प्रोफेसर अलीशा कुछ नाराज सी थी। उन्होंने शुरुआत से ही शिवाय पर नजर रखी हुई थी। भले ही शिवाय का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी उसे अक्षय के सामने एवरेज भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि शिवाय तलवार चलाने में एफिशिएंट नहीं है और ना ही उसके पास फायरबॉल को छोड़कर जादुई अटैक करने का कोई अच्छा सोर्स ही है। भला इतनी सारी कमियों के साथ कोई अच्छा परफॉर्मर कैसे हो सकता है? प्रोफेसर अलीशा जानती थी कि शिवाय का पोटेंशियल रैंक सिर्फ 4 स्टार था। फिर भी उसने सोचा कि अगर वो एक हफ्ते में सिर्फ 1 स्टार रैंक तक पहुंच सकता है तो इसका मतलब था कि वो कड़ी मेहनत करके अपने पोटेंशियल की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे तलवार चलाते हुए और बिना किसी खास प्लान या पैटर्न के छोटे पिशाचों पर हमला करने के तरीके को देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वो फ्यूचर में यहाँ शायद ही कुछ खास अचीव कर पाए। अक्षय और कनिष्क के पोटेंशियल को देखने के बाद अब वो हर किसी को उन्हीं दोनों से कंपेयर करने लगी थी। शायद इसलिए उन्हें यह एहसास भी नहीं था कि फ्यूचर में हालात शिवाय के लिए कैसे बदलेंगे। दूसरे दिन शिवाय और नीतीश ने रात को अच्छी नींद लेने के बाद फिर से छोटे पिशाचों का शिकार करना शुरू कर दिया। लेकिन सुरंग में आगे बढ़ने पर उन पिशाचों की तादाद कम होने लगी। इस तरह कुछ और घंटे चलने के बाद आखिरकार उन्हें कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी। वो देखो रोशनी, क्या इस सुरंग की एग्जिट है? उसकी चाल अपने आप ही तेज हो गई और उसके पीछे पीछे नीतीश ने भी अपने कदम तेज कर दिए। कुछ ही देर में दोनों उस रोशनी के सोर्स के एकदम करीब थे। नीतीश ने तेज रोशनी में अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये कौन सी जगह है? उनके सामने एक बड़ा सा फैला हुआ मैदान था जो अलग अलग शेप के पत्थरों से भरा हुआ था। उनके बाईं ओर चारों ओर सुरंगें थी। खुली जगह के दूसरे छोर पर एक बड़ी गुफा थी जहां से रोशनी आ रही थी।
वहां पर 2 स्टार रैंक का एक छोटा पिशाच गुफा के ठीक सामने पहरा दे रहा था। वो पिशाच बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उन्होंने सुरंग में घुसने से पहले वाले उन पिशाचों को देखा था। वो बस कद में छोटा था, एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में बड़ी सी ढाल पकड़े हुए वो छोटे पिशाच लगातार बाएं और दाएं घूम रहे थे, जिससे किसी के लिए बिना देखे अंदर घुसना नामुमकिन था। दोनों की ही नजरें उस छोटे पिशाच पर टिकी थी। मुझे नहीं लगता कि हम इसे जीत सकते हैं। वो सिर्फ 1 स्टार रैंक का था, दूसरी तरफ वो छोटा पिशाच 2 स्टार रैंक का था। भले ही उनके बीच सिर्फ 1 रैंक का फर्क था, लेकिन वो छोटे पिशाच ह्यूमन के सामने ज्यादा पावरफुल थे। इसलिए सेम रैंक के छोटे पिशाच को हराने के लिए भी ह्यूमंस को उनसे एक सब रैंक ऊपर होने की जरूरत थी। मुझे लगता है हमें सोचने में वक्त बर्बाद करने के बजाय इस पर साथ में अटैक करके देखना चाहिए। शायद हम इसे ऐसे ही हरा सकते हैं। नीतीश ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन वो छोटा पिशाच पहले ही चौकन्ना था, इसलिए उसने पहले वार करने वाले नीतीश के हमले को अपनी कुल्हाड़ी से रोकने की कोशिश की। और इसी मौके का फायदा उठाकर शिवाय ने नीतीश के हमले में उलझे हुए छोटे पिशाच के सिर पर एक बहुत बड़ा आग का गोला फेंक दिया, जिससे वो दर्द से कराह उठा। आग के गोले ने उस छोटे पिशाच को घायल तो किया, लेकिन चोटें मामूली थी, जिससे उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। लेकिन अभी वो ठीक से समझ पाता कि उससे पहले ही नीतीश ने अपनी बॉडी को एक झटका सा दिया और अपनी तलवार से छोटे पिशाच पर हमला कर दिया। इससे पहले कि छोटा पिशाच दर्द से चिल्ला सकता, शिवाय ने फिर अपनी तलवार से छोटे पिशाच के सीधे दिल पर निशाना साधते हुए वार कर दिया। शिवाय ने सीधे छोटे पिशाच के दिल को छेद दिया और उसकी बेजान जिस्म सख्त पत्थरों पर जोरदार आवाज करते हुए एकदम से गिर गई। उसके गिरते ही शिवाय और नीतीश दोनों भरी सांस लेते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। चलो अंदर जाकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर पहुंच गए। वो लोग कुछ खास पाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके आने का इंतजार कर रही थी इकलौती चीज एक छोटा पिशाच था। वो खुद से एक अजीब भाषा में बात कर रहा था। वो उस छोटे छोटे पिशाच की तरफ बढ़ा जो अपने आप से बात करने में बिजी था। क्या वो छोटे पिशाच अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था? और इससे पहले कि छोटा पिशाच ये जान पाता कि कुछ बाहरी लोग वहां तक आ पहुंचे हैं, शिवाय ने उसका सिर एक झटके में काट डाला। शिवाय ने छोटे पिशाच के बेजान जिस्म को देखा और हालांकि उसे कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने क्रिस्टल्स की तलाश के लिए अपनी तलवार से उसके शरीर को काट दिया। जब वो बेपरवाही से उस छोटे पिशाच की बॉडी के अंदर देख रहा था, तो उसकी दिल वाली जगह पर एक छोटा सा चमकता हुआ गोला दिखाई दिया और वो गोला बाहरी हवा के कांटेक्ट में आने के बाद भी गायब नहीं हुआ। वाओ, स्किल क्रिस्टल्स! स्किल क्रिस्टल्स को खोजना बहुत मुश्किल था। 1000 पिशाचों को मारने के बाद ही किसी को एक स्किल क्रिस्टल्स खोजने का मौका मिल सकता था। दोनों ने उस चमकते हुए छोटे से क्रिस्टल को देखा जो उंगली की साइज का था। अब सवाल यह था कि उन दोनों में से ये स्किल क्रिस्टल्स कौन लेगा? क्या नीतीश और शिवाय में इस स्किल क्रिस्टल्स को लेकर होने वाला था कॉन्फ्लिक्ट? क्या प्रोफेसर अलीशा का शिवाय के बारे में लगाया जाने वाला अंदाज सच साबित होगा? जानने शिवाय ने क्रिस्टल्स की तरफ देखा और फिर छोटे पिशाच की तरफ। ये छोटा पिशाच है, वो भी छोटा, जो एक रैंक का भी नहीं था। उसके पास क्या स्किल हो सकता है? जो कुछ भी होगा कोई मामूली सा ही स्किल होगा। ऐसा करता हूँ, इसे नीतीश को ही दे देता हूँ। ये ख्याल आते ही उसने वो क्रिस्टल्स नीतीश की तरफ फेंक दिया, जिसे नीतीश ने हैरानी के साथ एकदम से कैच कर लिया। ये क्रिस्टल्स बहुत ही कीमती हैं और शिवाय ये मुझे दे रहा है। यूज कर लो इसे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास पावर होगी। शिवाय की बातें सुनकर नीतीश ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व कर लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपनी बॉडी में एक अलग तरह के बदलाव का एहसास हुआ। ये कौन सी स्किल थी? अंधेरे में देखने की शक्ति। और फिर उसने शिवाय को उस स्किल का डेमो दिखाया। उसकी काली आंखें अचानक से हरी हो गई थी। अंधेरे में देखने की शक्ति एक टॉप क्लास स्किल नहीं थी, लेकिन ये रात की लड़ाई के दौरान काफी मददगार साबित होने वाली थी। शिवाय ने मन ही मन कोसते हुए मरे हुए छोटे पिशाच की बॉडी पर लात मारी। लानत है। किसने सोचा होगा कि इस छोटे 0 स्टार रैंक वाले छोटे पिशाच के पास अंधेरे में देखने की शक्ति होगी? अगर उसे पता होता कि ये स्किल इतना यूजफुल होगा तो वो खुद इसका इस्तेमाल करता। शिवाय के पछतावे भरा चेहरा देखकर नीतीश ने अपनी नजरें फेर ली और वापसी वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चलो मारने के लिए और छोटे पिशाच की तलाश करते हैं, क्योंकि अगले कुछ घंटों में हमें काल कोठरी से बाहर भेज दिया जाएगा। शिवाय ने मनी मन आ भरी और वो भी उसके पीछे पीछे वापसी के लिए बढ़ गया, क्योंकि कुछ देर इधर उधर देखने के बाद भी उन्हें विशाल गुफा के अंदर कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला था। उधर दूसरी तरफ अक्षय और उसकी टीम सुबह सुबह आने वाली तीसरी छोटे पिशाचों की लहर का ख्याल रख रहे थे। वो सभी थके हुए थे, लेकिन फिर भी बाहर निकलने की उम्मीद में आगे बढ़ रहे थे। अचानक अक्षय को सिस्टम से एक मैसेज मिला, जिसने उसके पहले से ही छिड़े हुए चेहरे को और उदास कर दिया। मैसेज में लिखा था,
कि उसे छोटे पिशाच गुफा में उसके लीडर को ढूंढ कर मारना था और दिया गया मिशन अब फेल हो चुका था। अक्षय वो मैसेज देखकर हैरान रह गया और फिर उसकी नजरें सभी पार्टिसिपेंट्स को घूरने लगी कि आखिर कब और किसने उस छोटे पिशाच लीडर को मारा। हालांकि सभी पार्टिसिपेंट्स नॉर्मल 0 स्टार रैंक के छोटे पिशाच से लड़ रहे थे। 1 महीने के बाद उसे आखिरकार एक बढ़िया मिशन मिला था, लेकिन वो ऐसे ही हार गया। अभी वो इतने गुस्से में था कि फिलहाल वो उस पार्टिसिपेंट को हराने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था जिसने छोटे पिशाचों के लीडर को मार डाला था। अभी वो इन्हीं सोचों में घिरा था कि तभी मिशन खत्म होने का वक्त आ चुका था। अब कुछ नहीं किया जा सकता। पछताने से बेहतर है कि आगे की लड़ाई पर ध्यान दिया जाए। आखिरकार उन्हें सुरंग की दूसरी तरफ कुछ रोशनी दिखाई दी। रोशनी देखकर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, जबकि कुछ के चेहरे पर खुशी के भाव दिखे। वे सभी थक चुके थे और जल्द से जल्द नम और अंधेरी सुरंग से बाहर निकलना चाहते थे। फिर भी उन्हें नहीं पता था कि सुरंग के बाहर क्या खतरा है, इसलिए वे बेहद संभल कर रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद ही अक्षय और उनकी टीम के सामने एक बड़ा खुला मैदान था जो अलग अलग साइज के पत्थरों से भरा हुआ था। उसके दूर छोर पर एक बड़ी सी गुफा थी जहां से रोशनी आ रही थी। ये वही खुला मैदान था जहां शिवाय और नितिश उनके सामने आए थे। गुफा के बाहर एक 2 स्टार रैंक छोटे पिशाच की लाश पड़ी थी। लाश को देखकर अक्षय को यकीन हो गया कि उनसे पहले कोई और इस जगह पर पहुंच चुका है। कोई खतरा न देखकर सभी लोग गुफा के पास पहुंचे, लेकिन उनके अंदर घुसने से पहले ही 2 लोग गुफा से बाहर आ गए। वो लोग और कोई नहीं बल्कि नितिश और शिवाय थे। नितिश के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, दूसरी तरफ शिवाय के चेहरे पर उदासी थी। अक्षय ने शिवाय और नितिश को देखा, उसे वो दोनों याद आ गए। एंट्रेंस टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। उन्हें उस गुफा से निकलते हुए देखकर उसे यकीन हो गया कि उन्होंने उस छोटे पिशाचों के लीडर को मारा होगा। अक्षय ने शिवाय की ओर देखा। क्या तुमने छोटे पिशाचों के लीडर को मार डाला? शिवाय उस भीड़ को नजरअंदाज करने वाला था, लेकिन अक्षय का सवाल सुनकर वो रुक गया। अक्षय को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर एक छोटे पिशाचों का लीडर था, जबकि अक्षय के साथ साथ सभी के लिए ये पहली बार था जब वो इस छोटे पिशाचों की गुफा में एंटर करते। अब वो अक्षय को शक भरी नजरों से देख रहा था। तुम्हारा मतलब उस छोटे पिशाच से है? अगर हाँ तो हमने उसे मार दिया है। अक्षय ने एक आंख भरते हुए उस गुफा की ओर देखा। उसे एहसास हो गया था कि अब वहां कुछ भी खास बचा नहीं होगा। जबकि शिवाय ने देखा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स उसे और नितिश को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि बाकी दूसरे लोग पूरी रात फाइट करने के बाद मुश्किलों से खड़े हो पा रहे थे, लेकिन उन दोनों की हालत बाकी लोगों से काफी बेहतर लग रही थी। तभी शिवाय ने नितिश को इशारा किया और वो दोनों आखिरी सुरंग की ओर चलने लगे। शिवाय अभी भी उलझा हुआ था। वो जानना चाहता था कि अक्षय को छोटे पिशाचों के लीडर के बारे में बिना देखे कैसे पता चला। जल्दी बाकी लोग भी उनका पीछा करने लगे। अक्षय की नजर अब भी शिवाय और नितिश पर ही टिकी हुई थी। दोनों ही अच्छी टीम वर्क दिखा रहे थे। शिवाय में कुछ चीजों की कमी थी, लेकिन नितिश की मदद से इसकी भरपाई हो रही थी। वो दोनों कनिष्क और लतिका जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन वे अपने तरीके से पावरफुल थे। अक्षय ने कुछ देर तक उन्हें देखा और उसे अचानक कुछ सूझा। उसने सिस्टम के जरिए उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम से शिवाय के बारे में सिर्फ उसके रेस और रैंक का ही पता चल सका और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अक्षय सिस्टम से मिल रहे एरर मैसेज को देखकर झुंझला सा गया। आमतौर पर सिस्टम उसे किसी के भी टारगेट के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी देता था, लेकिन अब ये सिर्फ नाम और रैंक दिखा रहा था। अभी वो इधर शिवाय के बारे में ये सब सोच रहा था, जबकि उधर अचानक एक तीर शिवाय की बाईं तरफ से गुजरा और एक छोटे पिशाच के सिर पर जा लगा। शिवाय ने देखा कि तीर कहां से आया था। उसने देखा कि लतिका अपने धनुष से दूसरे छोटे पिशाच पर निशाना लगा रही थी। भले ही लतिका ने उसका शिकार चुरा लिया था, लेकिन वो उसके साथ बेहद अच्छे से पेश आने लगा। मदद के लिए शुक्रिया। लेकिन जवाब देने के बजाय लतिका ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एंट्रेंस कंपटीशन के दौरान उनका पहला इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं था, लेकिन जब उसने तीनों चैलेंजेस पूरे कर लिए थे तब वो उसे अपने बराबर समझने लगी थी। फिर उनके रिश्तों में एक बार फिर बदलाव आया जब शिवाय का पोटेंशियल सबके सामने आ गया। ये जानने के बाद कि उसके पास सिर्फ 4 स्टार रैंक पोटेंशियल है, वो उसके साथ जुड़ना नहीं चाहती थी। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जब उनकी दुनियाएं बहुत अलग है तो दोस्त बनने का क्या मतलब है। जबकि शिवाय को लतिका का उसे यूं नजरअंदाज करना बेहद बुरा लगा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। एक चीज जिससे शिवाय को सबसे ज्यादा नफरत थी वो थी दूसरों का उसे नीचा समझना। फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी। अगर लतिका उसे अनदेखा करना चाहती थी तो वो भी ऐसा ही करता। आखिरकार ये पहली बार नहीं था, वो पहले से ही इसका आदी था। वे सभी लोग जो अपने पोटेंशियल और स्किल की वजह से बेहतरीन फ्यूचर रखते हैं, वे सभी के सभी घमंडी थे। वो अपने ही धुन में मन ही मन लतिका से नाराजगी दिखा रहा था कि तभी उसे अचानक एक जानी पहचानी सी ताकत महसूस हुई जो हमेशा की तरह उसके अंदर से कुछ खींच रही थी। इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हुआ, वो एहसास
गायब हो गया। पलक झपकते ही वो खुद ब खुद टेलीपोर्ट होकर मैदान में आ खड़ा हुआ। शिवाय ने चारों तरफ देखा और देखा कि दूसरे पार्टिसिपेंट भी एक एक करके आ रहे हैं। तभी प्रोफेसर लाल वहां पहुंचे और सभी पार्टिसिपेंट से कालकोठरी के एक्सपीरियंस के बारे में बातें करने लगे। मैं जानता हूँ कि सभी के लिए यह एक्सपीरियंस नया था। बिना पानी, खाने और सोने के लिए अच्छी जगह के एक ठंडी और अंधेरी जगह के अंदर 2 दिन बिताना, आप सभी को यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत बधाई। प्रोफेसर लाल ने कुछ और भी बातें बताई, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स को आज आराम करने की परमिशन दी गई और रिजल्ट्स कल मेन हॉल में पोस्ट किए जाएंगे, ऐसा बताया। उन्होंने ये भी बताया कि टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को एक रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। उन्हें लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल से बिना पेमेंट किए अपनी पसंद की बुक चुनने की छूट दी जा रही है। ये सुनकर सारे पार्टिसिपेंट्स खुश हो गए और अपने अपने हॉस्टल चले गए। अगले दिन सुबह सुबह शिवाय अभी भी सो रहा था। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो वो अभी भी नींद में था, लेकिन जब नीतीश ने अचानक दरवाजे को लात मारकर कमरे के अंदर एंटर किया तो उसकी नींद उड़ गई। तुम अभी भी सो रहे हो? क्या तुम भूल गए कि हमें आज अपना रिजल्ट देखना है? अरे जल्दी करो और अपने कपड़े बदलो ताकि हम साथ जा सके। नीतीश ने शिवाय को सिर से पैर तक देखा और उसे बाथरूम की तरफ ढकेल दिया। उसके बारे में सोचते हुए नीतीश ने उस छोटे से कमरे में चारों तरफ देखा जो कि लगभग खाली था। तभी उसे बिस्तर के बगल में मेज के ऊपर एक छोटा सा अंडा दिखा। अंडा कुछ करीने से तय की गई चादरों पर रखा हुआ था। नीतीश अंडे की ओर चला गया और उसे हैरानी से देखने लगा। इससे पहले कि वो उस अंडे को छू पाता, उसने शिवाय को बाथरूम से बाहर आते हुए सुना। नीतीश ने पलट कर देखा कि शिवाय ने काले रंग की पैंट के साथ एक साफ सुथरी लंबी आस्तीन वाली ब्लैक और सिल्वर कलर की कैजुअल टी शर्ट पहन रखी है। नीतीश के साथ बाहर निकलते हुए शिवाय ने यह ध्यान नहीं दिया कि उस अंडे में हल्की हल्की हरकत हो रही है। नीतीश रिजल्ट को लेकर काफी टेंशन में था। शिवाय लगातार नीतीश की बड़बड़ाहट सुन रहा था और बीच बीच में सिर हिलाकर जवाब दे रहा था। टैलेंट टेस्ट के बाद शिवाय को दोस्त बनाना पसंद नहीं था। जब उसके सभी दोस्त उसकी कम पोटेंशियल की वजह से उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब नीतीश से बात करके उसे लगा कि कुछ दोस्त होना भी इतना बुरा नहीं है यार। सारे ही पार्टिसिपेंट्स मेन हॉल में इकट्ठा थे। शिवाय ये देखकर हैरान था कि अक्षय और कनिष्क उनके आसपास ही बैठे थे और उनसे लगातार बातें किए जा रहे थे। सबके पहुंचने के बाद प्रोफेसर लाल ने सभी पार्टिसिपेंट्स के रैंक बताए और फिर टॉप 10 रैंक वाले को लाइब्रेरी में अपने प्राइज लेने भेज दिया गया। लाइब्रेरी में उन्हें एक हिडन कमरे में ले जाया गया और फिर अंदर का नजारा देखकर सारे ही लोग हैरान रह गए। अंदर बहुत तरह की किताबें हवा में तैर रही थी। सबने अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से किताब चुन ली, लेकिन शिवाय ने बस किताब सिलेक्ट करने में ही सारा वक्त लगा दिया। आखिर में उसके हाथ में जो आई वो किताब तलवारबाजी के लिए लिखी गई थी। मन महसूस कर शिवाय वही किताब उठाकर ले आया, लेकिन अभी वो लोग लाइब्रेरी से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी एक रॉयल सर्वेंट वहां से भागता हुआ गुजरा। लाइब्रेरियन ने उसे ऐसे भागते हुए देखा तो टोक दिया। क्या हुआ? तुम ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो? प्रिंसिपल को किंग सिद्धार्थ ने अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। क्या शिवाय के हाथ लगी वो तलवारबाजी की किताब वाकई बेकार थी, या फिर इस बड़बड़ाहट में चुनी गई किताबों के बहाने शिवाय की किस्मत होने वाली थी एक बार फिर उस पर मेहरबान? आखिर अगले सुबह शिवाय की जब नींद खुली तो उसके रूम में सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय उस टेबल के जिस पर एग रखा हुआ था। आंखें मलते हुए शिवाय ने कुछ देर बस यही सोचने में लगा दी कि क्या सचमुच उसने रात को एग की जगह बदल दी थी। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर गई जहां वो एग पड़ा हुआ था। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? मैंने जटायु से वादा किया था कि मैं इसे सही सलामत रखूंगा। अभी शिवाय ये सब देखकर परेशान था कि तभी उस अंडे से आवाज आई और क्रैक होने के साथ वो अंडा फूट गया और ये देखकर शिवाय की आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं नहीं, ये अंडा फूट नहीं सकता, मुझे कुछ करना होगा। और हड़बड़ाते हुए उसने जल्दी से अंडे को उठाकर बड़ी सावधानी बरतते हुए ऊपर रख दिया और गहरी सांस लेकर वो अभी मुड़ा ही था कि तभी फिर से एक क्रैक की आवाज आई। लेकिन इस बार जब शिवाय ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अंडा शिवाय के थोड़ा करीब था और अपनी जगह से खिसक चुका था। ये सब क्या हो रहा है? मैं करूं तो क्या करूं? मैं अंडे को अपने साथ भी नहीं रख सकता। शिवाय तेज कदमों से उस अंडे के पास आया और उसे उठाकर एक छोटे से बैग में रखकर वो बैग अपने रूम में छुपा लिया और फिर खुद रूम से बाहर निकल गया। दूसरी ओर पोलराइज किंगडम के राजमहल में एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी जहां 2 ह्यूमन किंगडम्स के नुमाइंदे और किंग्स को एक साथ बुलाया गया था और वहां आए हुए सभी लोगों के हाव भाव देखकर ये समझ आ रहा था कि कोई सीरियस मुसीबत आने वाली थी। जिस कमरे में ये मीटिंग रखी गई थी वो रहस्यनुमा कमरा आज सभी के लिए खोला गया था जो कई सालों से बंद था। उस कमरे की हर दीवार में एक अलग इतिहास छुपा हुआ था। उस कमरे के हवा में तैरती हुई इमेजेस एक प्रोजेक्टर की तरह एक असली दुनिया की फिल्म दिखती थी। वहां बैठे सभी लोग एकदम शांत थे कि तभी दीवार पर लगे एक बड़े से प्रोजेक्टर में से आती हुई एक बूढ़े आदमी की आवाज उस कमरे में गूंज गई। उसे आज कई लोगों ने पहली बार देखा था। हाँ, ये बात सच थी कि
अगर वहाँ प्रोफेसर गौरांग होते तो वो उस आदमी को एक ही बार में पहचान जाते, क्योंकि ये वही आदमी था जो कुछ दिनों पहले एकेडमी का प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया था। लेकिन वो बिना कुछ बताए ही एकेडमी छोड़कर कुछ दिनों बाद चला गया था। आप सब जानते हैं कि ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है, लेकिन फिर भी मैं सिचुएशन के बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। बहुत से लोगों ने पिशाचों के हमले की घटनाओं को रिपोर्ट किया है और उनमें से ज्यादातर वो हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये किस तरह के पिशाच थे? क्या हम श्योर है कि ये किसी के कंट्रोल में है? जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं उससे तो यही लगता है कि सभी का मास्टरमाइंड कोई एक ही है, क्योंकि ये रैंडम अटैक्स नहीं हो सकते। व्हाइट लैंड किंगडम के किंग अमरेंद्र भी इसी मीटिंग में थे, जो सब कुछ सुन रहे थे। उनके पास खड़ा एक आदमी कुछ नोट्स भी बना रहा था। उन्होंने उसे बाहर जाने का आदेश दिया। जैसे ही वो बाहर चला गया, उन्होंने अपना फोकस प्रिंसिपल की तरफ शिफ्ट कर लिया। क्या हम यहाँ पिशाच राज की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं? क्या वो लौट आया है? पॉसिबिलिटी जीरो नहीं है, क्योंकि अटैक करने वाले ज्यादातर पिशाच अंधेरे जंगल में से ही निकले हैं और इन सभी की रैंक्स रिसेंटली ही बढ़ी है, यानी कोई सोर्स तो होगा जो इन्हें पावर दे रहा है। अगर ऐसा है तो हम सभी को अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आखिरी बार जब पिशाच राज हमसे भिड़ा था तो उसने पूरे के पूरे किंगडम्स को बर्बाद कर दिया था। इसलिए इस समय आपसी झगड़ों को किनारा करके साथ में इस प्रॉब्लम से निपटना होगा। क्या हमारे पास इतने हायर रैंकिंग वॉरियर्स हैं जो इस खतरे से निपट सके? जहाँ तक मैंने सुना है, आपके और हमारे दोनों के ही किंगडम्स में कुछ नए बच्चे डिस्कवर किए गए हैं और 8 और 9 स्टार रैंक पोटेंशियल रखते हैं। और मुझे लगता है कि टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलने का भी वक्त नजदीक आ रहा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है प्रिंसिपल साहब? टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी एक शक्तियों का भंडार है। अगर हम उसमें टैलेंटेड वॉरियर्स को भेजना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि गलती से भी टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी की एनर्जी गलत हाथों में ना पड़े, क्योंकि पिशाच भी इसके खुलने का इंतजार जरूर कर रहा होगा। पूरे 20 साल हो गए। 20 साल बाद हम टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी को खुलते हुए देखेंगे और हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि हम टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी में उन्हीं वॉरियर्स को भेजेंगे जो पहले से उसमें जाने का पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें एटलांटिस के पूर्वजों ने बना कर दी थी और अगर एक बार उसकी एनर्जी से कोई छेड़छाड़ हुई तो टावर का अपॉर्चुनिटी जैसा हम कुछ भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस बार सभी किंगडम्स और वहाँ की एकेडमीज को ये बोल दीजिए कि इस बार कैंडिडेट्स की सिलेक्शन प्रोसेस पर खास ध्यान दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अंदर जाकर सक्सेसफुल हो सके। अगर हमने ये चांस मिस कर दिया तो पता नहीं हमें दूसरा मौका मिलेगा भी या नहीं। जरूर। और हाँ, ये पिशाच राज वाली बात इस कमरे से बाहर ना ही जाए तो अच्छा है। उन्हें सिर्फ इतना ही कहिए कि अच्छे कैंडिडेट्स भेजें। उनका आगे क्या करना है उसे बाद में देखा जाएगा। उधर शिवाय एकेडमी में पहुंच चुका था और उसके हाथ बार बार अपनी आंखों पर जा रहे थे, जिनमें नींद भरी हुई थी। क्लासरूम में अपनी सीट पर बैठते ही जब उसने बगल में देखा तो आज नीतीश नहीं आया था। ये देखकर शिवाय को एहसास हुआ कि आज वो थोड़ा जल्दी क्लास में आ गया है। मैंने हमेशा से ही सीखा है कि समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसीलिए क्लास शुरू होने तक मैं अपने समय को बर्बाद ना करते हुए सोने की कोशिश करता हूँ। और उसने अपने सर को बेंच पर झुका लिया। लेकिन जैसे ही शिवाय ने सोने की कोशिश की, तभी उसके कानों में कुछ आवाज पड़ी। उसने उठकर देखा तो सामने से नीतीश भागता हुआ आ रहा था और वो शिवाय के पास आते ही जोर से हाँफने लगा। क्या हुआ? तुम इतना घबराए हुए क्यों? एक गहरी सांस लेने के बाद नीतीश ने शिवाय को बिल्कुल सीरियस होकर देखा, जैसे कि वो कुछ ऐसी बात बताना चाहता है जो कि शिवाय के लिए अच्छी नहीं है। शिवाय, एक बैड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। मुझे सुबह से लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ बुरा तो होने वाला है। बी रेडी शिवाय, जो भी हो तुम फंसे तो करना ही पड़ेगा। देख शिवाय, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन मेरे अलावा अगर ये बात किसी और को पता चली तो तुम्हारे लिए परेशानियां और बढ़ जाएंगी। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन पिशाच ने बॉर्डर पर अचानक से हमला कर दिया है और कुछ शहर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स भी गिरा दी है और ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें तबाही ना मची हो। और सबसे खास बात, उन्होंने तुम्हारी सिटी को भी तबाह कर दिया है। उन्होंने तुम्हारी सिटी पर अटैक करके हजारों लोगों को मार दिया है। ये सब जानने के बाद क्या होगा शिवाय का अगला कदम और कैसे अंत होगा इन पिशाच का, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। शिवाय ने जैसे ही नीतीश की बात सुनी तो उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ करना चाहता हो, लेकिन उसे किसी ने बांध रखा हो। उसके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे कि वो अपने घर वालों से बात कर सके या उनका हाल चाल पूछ सके। उसे बार बार अपने भाइयों के और अपने पापा का चेहरा याद आ रहा था। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन हम इस तरह से एकेडमी छोड़ के भी नहीं जा सकते। हमें जरूर कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। एक रास्ता है हमारे पास। शिवाय तेजी से क्लासरूम से निकल गया था और कुछ देर में शिवाय मिशन हॉल के रिसेप्शनिस्ट के सामने खड़ा था। रिसेप्शनिस्ट से बात करते वक्त शिवाय के हाथों में पसीना साफ देखा जा सकता था। मुझे प्लीज वो मिशन लिस्ट दिखाइए।
रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही मिशन लिस्ट शिवाय के हाथ में रखी तो शिवाय ने एक नजर में एक छोटा सा मिशन ढूंढ लिया और वो लिस्ट वापस करने ही वाला था कि तभी नीतिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नीतिश की बात सुनकर शिवाय कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप वो दोनों एक मिशन के लिए निकल गए। टेलीपोर्ट होते ही वो दोनों शिवाय के शहर आ चुके थे। शहर आते ही शिवाय को यह एहसास हो गया था कि जो भी उसने नीतिश से सुना वो झूठ तो नहीं हो सकता, क्योंकि लोग इधर उधर भाग रहे थे और वो घबराए हुए भी थे। शिवाय तेज कदमों से अपने शहर की तरफ बढ़ रहा था और जैसे जैसे अपने शहर के करीब आ रहा था तो आसमान में काले बादल और गहरे होते जा रहे थे। लोगों के बीच अफरा तफरी और तेज होती जा रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे रो रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसी शहर के सामने खड़ा हूँ जिस शहर में कुछ दिनों पहले मैं रहा करता था। क्या हाल कर दिया है पिशाच ने इस सिटी का। ये सब देखते हुए शिवाय घबराकर तेजी से आगे बढ़ा और तभी शिवाय का पैर किसी चीज से टकराया और वो गिरने ही वाला था कि नीतिश ने उसे पकड़ लिया। शिवाय ने जैसे ही नीचे देखा तो एकदम से कांप गया, क्योंकि उसका पैर एक डेड बॉडी से टकराया था और सामने से धुआं हटते ही उसने ऐसी न जाने कितनी डेड बॉडीज को अपने सामने पाया। अगर ये सब पिशाच ने किया है तो कोई पिशाच हमें यहाँ दिख क्यों नहीं रहा? शिवाय को ये हालात देखते हुए अपने भाइयों और पापा की और ज्यादा चिंता हो रही थी और वो भागते हुए जब अपने मोहल्ले की तरफ पहुंचा तो वहां की हालत उसे थोड़ी ठीक लगी। शिवाय बार बार अपने भाइयों के नाम लेकर उन्हें बुला रहा था और अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसे वो पहचान गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। पापा। लेकिन अगले ही पल शिवाय के सवालों ने उनके चेहरे से वो खुशी खत्म कर दी। भास्कर और सोम कहाँ हैं? शिवाय का यह सवाल सुनते ही चैतन्य ने अपना सिर नीचे कर लिया। शिवाय तेजी से उनके पास आते हुए उनके हाथों को पकड़कर उन्हें झकझोरते हुए उनकी आंखों में देखने लगा। वो दोनों कहाँ हैं? प्लीज मुझे बताओ। चैतन्य ने सर उठाकर शिवाय की तरफ देखा तो उन्हें आज एक अलग शिवाय नजर आया। वो एक गहरी सांस लेते हुए शिवाय को देखकर बिना कुछ बोले चल पड़े। शिवाय अपने बचपन की तरह अपने पापा के पीछे पीछे तो चल रहा था, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था कि वो उनसे कई कदम आगे चलकर जल्दी से अपने भाइयों को देख ले। कुछ देर बाद चैतन्य शिवाय के साथ एक कमरे में खड़े थे जहां 4 बेड पड़े हुए थे और उन चारों पर बुरी तरह से घायल हुए लोग लेटे हुए थे, जिनमें से 2 के चेहरे शिवाय को बखूबी पहचान में आ गए थे। ये 2 चेहरे कोई और नहीं बल्कि भास्कर और सोम के थे। उन दोनों को देख शिवाय को खुद में बहुत लाचार सा महसूस हो रहा था। पापा, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे इतना बताइए कि ये सब ठीक कैसे हो सकता है। मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, बस मुझे अपने भाई और अपना शहर पहले की तरह चाहिए। बताइए मुझे क्या करना होगा। इन पर 6 स्टार वाले पाइथन पिशाच ने हमला किया है और ये उसी के जहर का असर है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये जहर कितना खतरनाक है और कितना घातक। मुझे बस ये पता है कि मैं किसी भी हाल में इसका इलाज ढूंढ के रहूंगा। शिवाय, मैं अपने 2 बेटों को पहले इस हाल में देख रहा हूँ और अब मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं डाल सकता। और मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। समझने की कोशिश करो शिवाय, इसका इलाज नामुमकिन है, क्योंकि इस जहर का इलाज सिर्फ जीवन अमृत से ही हो सकता है, जो डार्क फॉरेस्ट में उगने वाले उस फूल से बनता है जिसका कोई रंग नहीं होता। और उसकी दूसरी पहचान ये है कि उसमें 9 पत्तियां मौजूद होती है। ये अमृत है बेटा, जो किसी की भी जान बचा सकता है या उन्हें वापस जिंदा कर सकता है। लेकिन अमृत को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो 500 सालों में सिर्फ एक बार उगता है। इसलिए इसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगर वो फूल तुम्हें मिल भी जाता है तो तुम शायद उसे लेकर डार्क फॉरेस्ट से बाहर नहीं आ पाओगे। उस फूल को ढूंढना नामुमकिन ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। मैं अपने भाइयों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं खुद को कोई मौका नहीं देना चाहता कि जिंदगी भर मैं इस अफसोस में जीऊं कि मैं अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाया। शिवाय अपने भाइयों के साथ था तो वहीं नीतिश अपने मिशन पर जा चुका था। अगले दिन जब वो मिशन से लौटा तो उसके पास शिवाय की चिंता का इलाज था। शिवाय, मुझे अभी पता चला है कि टॉवर ऑफ अपॉर्चुनिटी 1 महीने के अंदर ओपन होने जा रहा है और वहीं सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां हमें अंधेरे जंगल के अलावा इस जहर का इलाज मिल सकता है और ये काम काफी जल्दी भी हो जाएगा। शिवाय जाने से पहले अपने भाइयों को एक बार फिर से देखना चाहता था, इसलिए वो उनके पास गया और आंखों ही आंखों में उनसे वादा किया कि वो अब उनके जहर को खत्म करने की दवा ढूंढ कर ही वापस आएगा। उधर एकेडमी में अलीशा शिवाय को क्लासरूम में न देखकर परेशान थी। वो गुस्से से अपना रजिस्टर रखते हुए बच्चों की तरफ देखने लगी कि जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। वो आज फिर से एब्सेंट है ना? चलो ये भी ठीक है उसके लिए, क्योंकि आज जो अनाउंसमेंट होने वाली है उसे सुनना वो डिजर्व भी नहीं करता। अक्षय अभी इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक से नीतिश और शिवाय कहाँ गए होंगे कि तभी उसके सिस्टम पर एक मिशन अपडेट हुआ और वो मिशन था टॉवर ऑफ अपॉर्चुनिटी का। क्या शिवाय पहुंच पाएगा टॉवर ऑफ अपॉर्चुनिटी तक या फिर वो अपने शहर और अपने भाइयों को खो देगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए
शिवाय और नीतीश को आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए वो दोनों भीड़ में सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी प्रोफेसर गौरांग का इंतजार था। इन टीचर्स के बीच प्रोफेसर अलीशा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शिवाय ने मन ही मन चैन की सांस ली। तभी उसने देखा कि अक्षय और उसके तीनों साथी भीड़ से अलग हटकर प्लेटफॉर्म के नजदीक खड़े थे। वो सोचने लगा, अक्षय, कनिष्क, मीना और लतिका, ये चारों हम सबसे कितना अलग दिखते हैं, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए हो। लेकिन एक दिन मैं भी इनके जितनी काबिलियत हासिल कर लूंगा। तभी वहां प्रोफेसर गौरांग की आवाज सुनाई दी। मैं माफी चाहता हूँ बच्चों कि बिना किसी नोटिस के मैंने तुम सबको यहाँ आने को कहा, लेकिन एक बहुत ही जरूरी ऐलान करना था मुझे। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स अब अलर्ट हो गए थे और प्रोफेसर गौरांग को ही देख रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो कि हर 20 साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है, वो अगले महीने खुलने जा रहा है। और पिछले बार की तरह इस बार भी हर किंगडम में से 100 पार्टिसिपेंट्स को चुना जाएगा और इनमें से 14 पार्टिसिपेंट्स हमारी इस गौरवशाली एकेडमी से चुने जाएंगे। प्रोफेसर गौरांग की इस घोषणा को सुनकर सभी स्टूडेंट्स के चेहरे खुशी से चमक उठे थे। तभी गौरांग ने थोड़े गंभीर लहजे में आगे कहना शुरू किया, लेकिन टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी में जाने का मौका सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो 18 साल से कम उम्र के हैं। इसलिए सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को ही अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दिया जाएगा और उनमें से 14 विजेता स्टूडेंट्स को चुना जाएगा। इस पर वहां मौजूद थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के चेहरे बुझ गए, तो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगे, जबकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो ये सोचकर डर रहे थे कि वे सेकंड ईयर स्टूडेंट से कभी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन उनके इस डर को प्रोफेसर गौरांग की अगली अनाउंसमेंट ने दूर कर दिया। हमने ये फैसला किया है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ईयर्स में से 7 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा और इसके लिए अगले हफ्ते से कंपटीशन शुरू होगा। मुझे यकीन है कि आप सभी जी जान से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे और बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसके बाद प्रोफेसर गौरांग वहां से चले गए। सभी स्टूडेंट्स भी अपने अपने रूम की ओर जाने लगे थे। शिवाय भी अपने रूम में आ गया था और बिस्तर पर लेटकर टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचने लगा। अंधेरे जंगल में जाने के लिए मुझे जिन हथियारों की जरूरत है, वो टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी में जाने से ही हासिल किए जा सकते हैं। इसीलिए मुझे हर हाल में वहां जाना ही होगा और इसके लिए इस कंपटीशन को हर हाल में जीतना होगा। मुझे कल से बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। तभी शिवाय को कुछ महसूस हुआ और उसका हाथ अपनी कमर पर चला गया। उसने वहां जटायु का एक अंडा बहुत ही हिफाजत से बांध रखा था। उसे खोलते हुए शिवाय मुस्कुराने लगा। माफ करना दोस्त, मैं तो तुम्हें बिल्कुल ही भूल गया था। अभी तो तुम दबकर टूट जाते। शिवाय ने अंडे को अपने सिरहाने पर रख दिया और फिर गहरी नींद सो गया। अगली सुबह शिवाय एकदम से चौंक उठा। उसे अपने चेहरे पर एक चुभन का एहसास हुआ था। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर कोई नुकीली चीज छुपाई थी, मगर शायद ये मेरा वहम था। शिवाय एक बार फिर से बिस्तर में लेट गया और खुद को अच्छी तरह कंबल से लपेटने लगा। तभी किसी ने उसके बालों को खींचा और इसी के साथ वहां पंख फड़फड़ाने लगे जैसी तेज आवाज भी सुनाई दी। शिवाय अब घबरा गया था और तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। कौन है वहाँ? तभी उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसी थी। मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ, तुम्हारे पीछे। शिवाय ने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो वो बुरी तरह चौंक उठा। उसके सामने एक नन्हा सा जटायु खड़ा था, जो आकार में बस उसकी हथेली के बराबर ही था। ये तो जटायु का बच्चा है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? कहीं ये उसी अंडे में से नहीं निकला? लेकिन ये जो अभी अभी मैंने आवाज सुनी थी, ये क्या इसी की थी? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या जटायु इंसानी भाषा में बात कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब मेरा वहम है। शिवाय ने देखा कि जटायु एकटक उसे देख रहा है। फिर वो शिवाय की ओर बढ़ा। शिवाय एकदम से पीछे हटने लगा। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। ये तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? शिवाय की तो हैरत का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो ये जानता था कि जटायु कभी बात नहीं कर सकती, लेकिन फिर उसे ये आवाज क्यों सुनाई दे रही थी? उसने अब जटायु को छूने के लिए थोड़ा डरते डरते अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जटायु तुरंत उसकी हथेली पर आकर बैठ गया। इसी के साथ शिवाय को फिर से आवाज सुनाई दी। मैंने उसी अंडे से जन्म लिया जिसे कल तुम अपने सिरहाने रखकर सोए थे, और तुम मुझे कोई छोटा बच्चा मत समझ लेना और ना ही मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करना। चलो अब जल्दी से कुछ खिला दो मुझे बहुत भूख लगी है। शिवाय को अब यकीन हो गया था कि ये जो भी आवाजें उसे सुनाई दे रही थी ना, वो इस जटायु की ही हैं। भले ही ये बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये उस आवाज के जरिए शिवाय से कम्युनिकेट कर सकता है। शिवाय ने अब थोड़ा प्यार से उसे सहलाया। इसी के साथ शिवाय को जटायु की शक्तियों का एहसास होने लगा। अरे, इसके पास तो 2 स्टार रैंक है, यानी मुझसे भी ज्यादा।
शिवाय ने खाना निकाला और जटायु के सामने रख दिया। जटायु तुरंत खाना खाने में जुट गया। शिवाय वहीं खड़ा था, उसे देखता रहा। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी। ऐसे देख क्या रहे हो? और हाँ, अभी तक तुमने मेरा कोई नाम नहीं रखा। चलो जल्दी से मेरा कोई अच्छा सा नाम रख दो, लेकिन याद रखना मैं एक फीमेल हूँ। शिवाय को अंदर ही अंदर हंसी आने लगी थी। ठीक है, नाम तो रखना ही पड़ेगा। तो पिया नाम कैसा रहेगा तुम्हारा? वाह, मुझे ये नाम पसंद है, शुक्रिया। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। शिवाय ने जटायु को अपनी हथेली में उठाया और बिस्तर पर रख दिया। ठीक है, तुम आराम करो, अब मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। इसके बाद शिवाय अपने रूम से बाहर निकला और प्रैक्टिस ग्राउंड की ओर चल दिया। नीतीश भी अभी अभी अपने रूम से निकलकर प्रैक्टिस ग्राउंड की ओर चला जा रहा था। उसने शिवाय को देख लिया। हमें क्लास में गए हुए 3 दिन हो गए शिवाय। प्रोफेसर अलीशा का गुस्सा तो तुम जानते ही हो ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम जिस भी दिन क्लास में गए वो हमें बहुत बड़ा पनिशमेंट देने वाली है। लेकिन शिवाय के मन में ऐसा कोई डर नहीं था। मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है नीतीश। मेरे लिए टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी में जाना सबसे अहम है। मुझे हर हाल में ये कंपटीशन जीतना है। प्रैक्टिस ग्राउंड पहुंचने पर शिवाय ने देखा कि अक्षय भी अपने बाकी साथियों के साथ वहीं मौजूद था और प्रैक्टिस कर रहा था। शिवाय ने एक तलवार उठाई और नीतीश के साथ तलवार की प्रैक्टिस करने लगा। शिवाय के मूव्स बहुत तेज और बहुत सटीक थे। अचानक अक्षय की नजर उस पर गई और वो अपनी प्रैक्टिस रोककर शिवाय को देखने लगा। फिर उससे रहा नहीं गया और वो शिवाय के पास आ गया। क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे? शिवाय ये सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि अक्षय खुद आगे बढ़कर उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहता है। शिवाय ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। अक्षय और शिवाय अब तलवार प्रैक्टिस करने लगे। अक्षय के मूव शिवाय के मूव से कहीं ज्यादा बेहतर थे, लेकिन शिवाय के मूव्स में ऐसा कुछ था जिससे अक्षय मन ही मन बहुत इंप्रेस हुआ था। वो दोनों देर तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे। दिन कब ढल गया उन्हें पता ही नहीं चला। तभी वहाँ एक आवाज सुनाई दी। तुम उस घटिया से कमरे में मुझे अकेला छोड़कर आ गए और मेरे लिए खाना भी नहीं रखा तुमने। शिवाय ये सुनकर चौंक उठा, क्योंकि ये नन्ही जटायु पिया की आवाज थी, जो अब अपने पंख फड़फड़ाती हुई शिवाय के कंधे पर आकर बैठ गई थी। पिया को देखकर सभी हैरान रह गए थे। ये तो जटायु का बच्चा है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? ये आज सुबह ही एक अंडे में से निकला है। अक्षय को बहुत हैरानी हो रही थी। तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जटायु को छूकर देखने लगा। ऐसा करके वो उस जटायु की शक्तियों को जानना चाहता था। ये कोई मामूली जटायु नहीं है। इसका नाम पिया है। इसके पास 2 स्टार है और इसे म्यूटेट किया गया है, जिसकी ग्रेड बहुत ही लेजेंडरी और डिवाइन है। शिवाय, आखिर ये तुम्हें मिला कहाँ से? तो क्या है इस जटायु का रहस्य, और ये शिवाय को ही क्यों मिला, और क्या शिवाय टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी तक पहुंच? अक्षय बिया के बारे में जानकर अभी तक हैरान था। ऐसा पक्षी उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था जिसमें इतनी खूबियां छुपी हुई थी। फिर शिवाय ने उसकी कहानी सुनाई। मुझे अपने पहले मिशन के दौरान एक अंडा मिला था, जिसे मैंने संभाल कर अपने पास रख लिया था। उसी अंडे में से इसका जन्म हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मुझसे मेरी ही भाषा में बात कर सकती है। शायद इसके लिए ये टेलीपैथी का यूज करती है। इसके बाद शिवाय बिया को अपने साथ लेकर चला गया, जबकि अक्षय बिया को लेकर अभी तक हैरान था। अगले दिन शिवाय ने क्लासरूम में जाने का फैसला किया। नीतीश भी उसके साथ था। हालांकि वो बहुत डरा हुआ था कि आज प्रोफेसर अलीशा बहुत बड़ी पनिशमेंट देने वाली है, और शायद क्लास में कुछ और स्टूडेंट्स भी यही इंतजार कर रहे थे। वे आज शिवाय और नीतीश की सिचुएशन के मजे लेना चाहते थे। लेकिन जब प्रोफेसर अलीशा क्लास में एंटर हुई तो उन्होंने शिवाय और नीतीश की ओर देखा और बस एक नजर डाली और फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगी। शिवाय और नीतीश ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। फिर नीतीश शिवाय के कान में फुसफुसाने लगा। ये क्या चक्कर है शिवाय? प्रोफेसर अलीशा ने तो हमें नोटिस तक नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास खत्म होने के बाद वे हमें पनिशमेंट देंगी। शिवाय की इस बात ने नीतीश को और भी डरा दिया। उसका पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगा। क्लास जब खत्म हुई तो प्रोफेसर अलीशा बिना किसी से कुछ भी कहे वहां से चली गई। शिवाय और नीतीश को भी कुछ समझ में नहीं आया। दोनों को अब ये लगने लगा कि प्रोफेसर अलीशा उन्हें पनिशमेंट देने के बजाय उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही करने वाली है। लेकिन शिवाय और नीतीश को नहीं पता था कि अलीशा के मन में उन्हें लेकर अब कोई गुस्सा नहीं है। दरअसल कल ही प्रोफेसर अलीशा शिवाय के घर गई थी और उसके परिवार का हाल जानने के बाद उनके मन में अब शिवाय के लिए कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि उन्हें अब शिवाय से हमदर्दी थी। क्लास खत्म करने के बाद शिवाय अपने रूम में जाने के बजाय सीधा प्रैक्टिस ग्राउंड पर चला गया। वो इस समय अपनी कल की प्रैक्टिस के बारे में सोच रहा था। अगर कंपटीशन में मेरा सामना अक्षय से हुआ तो मैं उससे जीत नहीं पाऊंगा। उसके मूव्स बहुत पावरफुल है। अक्षय जैसा परफेक्शन पाने के लिए मुझे अब शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। शिवाय ने आज फैसला किया कि वो डमी प्रैक्टिस करेगा और बेसिक मूव्स से शुरुआत करेगा। उसने अपनी तलवार उठाई और एक बड़ी सी डमी के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन इस प्रैक्टिस को थोड़ा चैलेंजिंग बनाना होगा।
तो क्यों ना आंखों पर पट्टी बांध कर ये किया जाए। शिवाय ने अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांधी और फिर वो डमी के साथ तलवार प्रैक्टिस करने में जुट गया। शिवाय बहुत देर तक प्रैक्टिस करता रहा। तभी पिया उड़ती हुई आई और शिवाय के कंधे पर बैठ गई। बस बस बहुत हो गई प्रैक्टिस, अब जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। शिवाय ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी और पिया को देखकर मुस्कुरा दिया। शिवाय अब दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा था। वो बस 1 या 2 घंटे ही आराम किया करता था। वो सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग ग्राउंड आ जाया करता था और फिर देर रात तक बिना थके प्रैक्टिस करता रहता था। इसका रिजल्ट ये निकला कि उसके स्टैट्स पहले से बेहतर हो गए। ये देखकर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग प्रोफेसर यानी प्रोफेसर लाल बहुत इंप्रेस हुए थे। प्रोफेसर लाल काफी दिनों से शिवाय की प्रैक्टिस और उसके इंप्रूवमेंट्स पर नजर रखे हुए थे। नजर तो प्रोफेसर अलीशा भी शिवाय पर रखे हुए थी, लेकिन वो सीधे सीधे उसकी मदद नहीं कर सकती थी। मगर उसने प्रोफेसर गौरांग से डार्क फॉरेस्ट और जीवन अमृत के बारे में जरूर पूछा था। अलीशा को उम्मीद थी कि शिवाय उन टॉप 7 स्टूडेंट्स में जरूर शामिल होगा जिन्हें टॉवर ऑफ अपॉर्चुनिटी में जाने का मौका मिलेगा। और आखिरकार आज वो दिन आ गया था जिसका सभी को इंतजार था, यानी कंपटीशन का पहला दिन। पूरा हॉल स्टूडेंट से भरा हुआ था। सामने बड़े बड़े स्टेज बनाए गए थे जहां स्टूडेंट्स को अपनी काबिलियत साबित करनी थी। प्रोफेसर लाल एक स्टेज पर आए और सभी पार्टिसिपेंट्स को कंपटीशन के रूल्स बताने लगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। ये कंपटीशन 5 दिन तक चलेगा, जिसमें 200 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 1-to-1 बैटल है जो आपके सामने दिखाई दे रही इन 20 स्टेजेस पर होंगे। लेकिन इस बैटल में जान जाने का कोई खतरा नहीं है। अगर आपको किसी भी बैटल में ये लगे कि आप अपने ओपोनेंट को हरा नहीं पाएंगे, तो आप उस बैटल से विड्रॉ कर सकते हैं। और विड्रॉ करने के बाद उसका ओपोनेंट उस पर हरगिज अटैक नहीं करेगा। इसके बाद प्रोफेसर लाल ने कंपटीशन शुरू होने का इशारा किया और सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी सीट से उठकर स्टेजेस के पास इकट्ठा होने लगे। पहले बैच में अक्षय, लतिका और नितिश थे। मीना और कनिष्क चौथे बैच में शामिल थे, जबकि शिवाय सबसे आखिरी वाले बैच में था। शिवाय जब अपनी स्टेज पर चढ़ा तो उसने देखा कि उनका ओपोनेंट उसके मुकाबले बहुत कमजोर है। मुझे लग रहा था कि मेरा पहला मुकाबला अक्षय जैसे किसी पावरफुल ओपोनेंट से होगा, लेकिन ये भी ठीक है। मुझे इसे हराने में ना तो ज्यादा वक्त लगेगा और न ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी एनर्जी सेफ रहेगी। शिवाय ने ये मुकाबला बहुत ही आसानी से और सिर्फ आधे मिनट में ही जीत लिया। इसके बाद शिवाय ने 2 मुकाबले और लड़े और उन्हें भी जीत लिया। इसके बाद अगला राउंड शुरू हुआ। अब मुकाबला होने जा रहा है शिवाय और अक्षय के बीच। ये सुनकर पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये वही मुकाबला था जिसका शायद सभी को बेसब्री से इंतजार था। प्रोफेसर लाल की नजरें स्टेज पर चढ़ रहे शिवाय और अक्षय पर ही टिकी हुई थी। शिवाय को अपने सामने ओपोनेंट के तौर पर देखकर अक्षय के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ रही थी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तुम्हारी, काफी इंप्रूवमेंट है। लेकिन एक बात याद रखना, बैटल सिर्फ ताकत के बलबूते पर ही नहीं जीती जाती, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। जो सही वक्त पर सही चाल चल देता है वही विजेता होता है। शिवाय को ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय घमंड में आकर ये सब कह रहा था, लेकिन उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी अक्षय अपनी तलवार उठाते हुए बोला, चलो पहला मूव तुम्हारा, कम ऑन अटैक। शिवाय ने भी अपनी तलवार उठाई और अक्षय पर अपना पहला अटैक किया, लेकिन अक्षय ने बड़ी ही आसानी से उसे नाकाम कर दिया। इसके बाद अक्षय की बारी आई। शिवाय को उस अटैक से बचने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगे। धीरे धीरे उन दोनों की ये लड़ाई बहुत इंटेंस होने लगी। इस लड़ाई को देख बाकी सभी स्टूडेंट्स अक्षय को चीयर अप कर रहे थे, जबकि शिवाय को चीयर अप करने वाला कोई नहीं था सिवाय नितिश के। प्रोफेसर लाल बहुत गौर से शिवाय को देख रहे थे। तभी हॉल में शिवाय की तेज आवाज सुनाई दी, मैं अपनी हार मानता हूँ। अक्षय की तलवार अपनी जगह पर रुक गई और वो थोड़ा हैरानी से शिवाय को देखने लगा, मगर फिर अगले ही पल उसके होठों पर एक मुस्कान उभर आई, जबकि शिवाय चुपचाप स्टेज से नीचे उतर आया। तभी नितिश उसके पास दौड़ता हुआ आया। ये तुमने क्या किया शिवाय? विड्रॉ कर दिया, लेकिन क्यों? लेकिन नितिश के इस सवाल का जवाब शिवाय के बजाय प्रोफेसर लाल ने दिया। शिवाय का फैसला एकदम ठीक है। इसने सही वक्त पर सही चाल चली है। ये जानता था कि अक्षय को इस लड़ाई में हरा नहीं पाएगा, इसलिए इसने अपनी एनर्जी बचाए रखने के लिए सरेंडर करना ही ठीक समझा, ताकि दूसरी बैटल्स आसानी से जीत सके, वरना आज ये कंपटीशन हार जाता। लाल की ये बात सुनकर शिवाय मुस्कुरा दिया, क्योंकि प्रोफेसर लाल सही कह रहे थे। उधर अक्षय भी इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानता था कि शिवाय उससे हार कर भी जीत गया है। तो अब आगे के बैटल्स में क्या होगा? क्या शिवाय उन्हें जीतकर टॉप 7 स्टूडेंट्स में शामिल हो पाएगा? टॉवर ऑफ अपॉर्चुनिटी में जाने के लिए जारी सिलेक्शन प्रोसेस अब जल्द ही खत्म होने वाली थी। शिवाय का अगला मुकाबला लतिका से था। इस मुकाबले का लतिका को भी बहुत समय से इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ अपने आखिरी मुकाबले के बाद शिवाय की पावर पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। शिवाय का प्लान यही था कि कुछ भी हो लेकिन लतिका से ज्यादा दूर न रह जाए, वरना उसके तीर शिवाय के तलवार के मुकाबले ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। लेकिन
शायद लतिका भी उसका ये प्लान समझ गई थी, इसलिए उसने जैसे ही उसके करीब आते हुए उसे देखा, उसने 2 तीर उसकी तरफ छोड़ दिए। शिवाय बचने में कामयाब हो गया, लेकिन जैसे ही वो तीर जमीन पर गिरे तो वहां एक क्रैक आ गया। क्या ये मुझे जान से मारने की सोच रही थी? शिवाय एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसने उसकी तीरों का ख्याल रखा। लतिका ने इस बार भी तीर चलाए, लेकिन वो एक जिगजैग पैटर्न में भागा ताकि उनसे बचा जा सके। इसके बाद करीब पहुंचकर उसने अपनी तलवार से हमला कर दिया, लेकिन अपने धनुष को ही अपनी ढाल बनाकर लतिका ने उसे रोक लिया। इस अटैक को रोकने के बाद लतिका को महसूस हुआ कि यह मुकाबला आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर अटैक और काउंटर अटैक किए, और ये मुकाबला अभी तक की सबसे लंबी लड़ाई में बदल गया। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था कि तभी लतिका का एक तीर अचानक से उसके चेहरे के सामने आ गया। शिवाय के पास रिएक्ट करने के लिए इतना कम वक्त था कि वो तीर उसकी गर्दन को छूकर निकला। मैं सही था, ये लड़की आज मेरे खून की प्यासी है। इस अटैक से बचने के बाद शिवाय तेजी से उसके पास पहुंचा, और अंत में शिवाय की तलवार लतिका की गर्दन पर थी जब रेफरी ने मुकाबला रुकवा दिया और शिवाय को विनर घोषित कर दिया। दूर से इस मैच को देखकर अक्षय अपने दांत पीस रहा था। तुमने मुझसे मुकाबला क्यों नहीं किया? ये सुनकर नितिश उसकी तरफ देखने लगा और तुरंत ही अक्षय के हाव भाव बदल गए। मैं खुद से बात कर रहा था। उसने अचानक सफाई देते हुए कहा। लतिका के बाद आखिरी राउंड में मुकाबला शिवाय और कनिष्क के बीच था। कहने को तो कनिष्क उससे काफी ताकतवर था, लेकिन जब मुकाबले की बारी आई तो मन ही मन कनिष्क ने भी माना कि वो ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर हो गया है। जैसे जैसे शिवाय इन लोगों से लड़ते हुए अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अक्षय की ताकत और भी ज्यादा बढ़ रही थी। वो खुद को शिवाय के खिलाफ आजमाना चाहता था, लेकिन उसने ये मौका उससे छीन लिया था। कनिष्क के अटैक को झेलते झेलते शिवाय की सारी ताकत खत्म होने लगी। आखिर में उसके पास हार मानने के खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो जानता था कि उसने टॉप 7 में जगह पक्की कर ली है। दूसरी तरफ नितिश अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा कर रहा था। अच्छा है मैंने उसी वक्त हार मान ली थी। जब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हुआ तो 12 जीत के साथ अक्षय पहले नंबर पर था और 11 जीतों के साथ कनिष्क और शिवाय दूसरे नंबर पर। इसके साथ ही मीना ने तीसरी और लतिका ने चौथी पोजीशन हासिल कर ली थी। फर्स्ट ईयर से चुने गए बच्चों में नितिश भी एक था। फर्स्ट और सेकंड ईयर में सिलेक्ट हुए इन 14 बच्चों को अगले एक हफ्ते तक अलग अलग तरह की ट्रेनिंग और टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी दी गई। टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी में टोटल 9 फ्लोर्स हैं, और एक बार अंदर जाने के बाद कोई वहां से 6 महीने से पहले बाहर नहीं आ सकता। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई 9th फ्लोर पर पहुंच जाए तो उसे जल्दी बाहर आने का मौका मिलता है, लेकिन कई सदियों से ऐसा एक भी केस सामने नहीं आया है। अगर किसी के सामने इतनी दौलत रखी हो तो वो क्यों उससे बाहर आना चाहेगा? नितिश की बात सही थी, क्योंकि वो यंग जनरेशन के खजाने की खान था। 18 साल से ऊपर का कोई भी आदमी कभी उसके अंदर नहीं घुस पाया, हालांकि कोशिश बहुत लोगों ने की। जल्द ही एक हफ्ता भी खत्म हो गया, जिसके बाद प्रोफेसर अलीशा उन्हें लेकर प्रोफेसर गौरांग के ऑफिस पहुंची। ऑफिस के बाहर इंतजार करते हुए बिलाल नाम के एक सेकंड ईयर स्टूडेंट ने शिवाय की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो, मैं बिलाल हूँ। इससे पहले कि शिवाय को जवाब दे पाता, नितिश ने बीच में कूदकर उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं नीतीश हूँ और ये शिवा है। ये जरा शर्मीला है। शर्मीला? मतलब तुम ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। जल्द ही प्रोफेसर गौरांग ने सभी को ऑफिस के अंदर बुलवा लिया। ऑफिस के अंदर प्रोफेसर गौरांग के साथ एक शख्स भी मौजूद था। पहचाना इन्हें? हाँ, वही लाइब्रेरियन। ये सुनकर लाइब्रेरियन और प्रोफेसर गौरांग दोनों हैरान थे, क्योंकि लाइब्रेरियन ने अपना भेष बदला हुआ था। प्रोफेसर गौरांग की हैरानी का एक दूसरा कारण ये भी था कि उन 14 बच्चों में शिवाय ही एक था जिसे वो आलसी समझा करते थे। लगता है प्रोफेसर अलीशा इसके बारे में सही कहती थी। शायद मैं ही इसे पहचान न सका। मैंने तुम सभी स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ बुलाया है। तुम हमारी एकेडमी के सबसे होनहार बच्चों में से एक हो। तुम लोगों को ही अब आगे। इससे पहले कि प्रोफेसर गौरांग कुछ आगे कह पाते, लाइब्रेरियन ने खासकर इशारा किया कि वो अब यहाँ नया भाषण शुरू ना करे। तुम लोगों के लिए हमने एक तोहफा भी रखा हुआ है। लाइब्रेरियन ने उन सभी के सामने कुछ स्टोरेज रिंग्स रखी। ये सभी हाई ग्रेड स्टोरेज रिंग्स थी। अटलांटिस पर स्टोरेज रिंग्स भी कई कैटेगरीज में आती थी, लो ग्रेड, मीडियम, हाई और सुप्रीम। कनिष्क और लतिका जैसे अमीर बच्चों के लिए हाई ग्रेड रिंग्स कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जब शिवाय ने उस स्टोरेज रिंग के अंदर झांका तो उसे अंदर का स्पेस उसके घर के सबसे बड़े कमरे से भी ज्यादा था। साथ ही रिंग्स के अंदर उनके 6 महीने के लिए खाना पानी और कई कीमती स्टोन्स भी रखे गए थे। वैसे तो तुम इनसे लाइब्रेरी में कई बार मिल चुके हो, लेकिन आज तो तुम लोगों का फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवा ही देता हूँ। ये हमारे हरिहरन राय हैं, जिनके पास सदियों का ज्ञान है। ये आने वाले सफर में हमारे साथ ही रहेंगे और आप सभी की जितनी हो सके उतनी मदद करेंगे। इसके बाद वो लोग मैदान में पहुंचे, जहाँ हवा में लहराती हुई एक शिप पहले से उनका इंतजार कर रही थी। सभी बच्चे इस शिप को अपने एंट्रेंस टेस्ट के समय भी देख चुके थे। इसके बाद वो सभी लोग उसके ऊपर चढ़ गए और प्रोफेसर गौरांग 3 घंटों के इस सफर में आराम फरमाने के लिए शिप के एक कमरे में चले गए।
पूरे सफर के दौरान लाइब्रेरियन हरिहरन शिवाय और बिया को ही घूरते रहे। आखिर में ये शिप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची, जो एक आलीशान किला था। टॉवर ऑफ अपॉर्चुनिटी में दाखिल होने से पहले उन्हें यहीं पर कुछ वक्त रुकना था। शिप पर मौजूद बच्चे हवा में किले के शानदार गार्डन और बाकी सुंदरता को निहार रहे थे। हालांकि सिर्फ कनिष्क ही ऐसा था जिसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर वो वापस अपने घर से लौट आया था। गार्डन से होते हुए वो लोग एक बड़े से कॉरिडोर में पहुंचे, जो महंगी पेंटिंग्स और एंटीक आइटम से भरा हुआ था। इसके बाद राजा सिद्धार्थ खुद वहां पर अपने 4 गार्ड्स के साथ पहुंचे। गार्ड्स को देखकर लग रहा था कि वो बहुत हाई रैंकिंग योद्धा थे। इसके बाद राजा ने कुछ देर तो प्रोफेसर गौरांग और हरिहरन से बात किया और फिर वो अपने किंगडम के उन 100 बच्चों को देखने लगे। वो काफी देर तक कनिष्क को भी देखते रहे, जिसने उनसे नजरें फेर ली थी। कुछ देर तक बच्चों का हौसला बढ़ाने के बाद उन्होंने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो टेलीपोर्टेशन एरे खोल दे। टॉवर ऑफ अपॉर्चुनिटी तक जाने के लिए हर किंगडम के पास सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन एरे थी, और पोलराइज का टेलीपोर्टेशन एरे उन्होंने शाही किले के अंदर ही बनवाया हुआ था। जैसे ही गार्ड्स ने टेलीपोर्टेशन एरेस को शुरू किया, सभी लोग कुछ ही पल में वहां से गायब हो गए। शिवाय ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे दूर दूर तक सिर्फ एक खाली मैदान नजर आ रहा था। उसने नजर घुमाकर देखा तो वहां एक बहुत ही बड़ा टावर मौजूद था, जो कई फ्लोर्स बना हुआ था। टावर बादलों को चीरते हुए आसमान में कहीं गुम हो गया सा लगता था। उसे एक बार में दोनों आंखों से देख लेना तक मुमकिन नहीं था। ये है टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहां मिलेगा मुझे अमृत। शिवाय मनी मन मुस्कुराने लगा। वहीं अक्षय भी बहुत ध्यान से टावर को देख रहा था। उसका मन तो ये था कि अभी वो किस तरह वहां पहुंच जाए, लेकिन तभी उसे फिर सिस्टम का संदेश मिला। सब्र, सब्र का फल ही अमृत है। टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी में दाखिल होने से पहले उन्हें अभी और कौन सी चुनौतियों से गुजरना था? क्या लाइब्रेरियन हरिहरन का सैकड़ों साल का ज्ञान पोलराइज के बच्चों के काम आने वाला था? अचानक से क्यों अक्षय का सिस्टम भी अमृत की बात करने लगा था? जानने के लिए सुनते रहिएगा योद्धा, सिर्फ कुकू एफएम पर। टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी के सामने पहुंचने के बाद बच्चों को खुले मैदान और बंजर जमीन के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी हरिहरन और प्रोफेसर गौरांग एक ब्रिज की तरफ चलने लगे, जिसे देखकर बाकी बच्चों ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने वो ब्रिज पार किया, उन्हें लगने लगा कि जैसे उन्होंने किसी टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि ब्रिज के पार उन्हें सैकड़ों और भीड़ से भरे बाजार नजर आने लगे। व्यापारियों से भरे इस बाजार में लोग कीमती हथियारों से लेकर स्टोरेज ड्रिंक्स तक सब कुछ बेच रहे थे। शिवाय और नितिश इधर उधर झांक रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ह्यूमंस के अलावा दूसरे किंगडम के प्राणियों को देखा था। शहर में पहुंचने के बाद प्रोफेसर गौरांग ने बाकी सभी लोगों को अलविदा कह दिया, और जो 14 स्टूडेंट्स वो अपने साथ लाए थे, उन्हें लेकर वे अलग हो गए। करीब 15 मिनट तक और चलने के बाद वो एक होटल तक पहुंचे। सभी को अपने कमरे की चाबी दे दी और टावर में दाखिल होने से पहले आराम करने के लिए कहा गया। आराम? नहीं, यही तो समय है इस शहर को आंखों में बसा लेने का। मैं तो जा रहा हूँ बाहर। कुछ दूसरे लोग भी उस लड़के के साथ चले गए। शिवाय भी बाहर जाना चाहता था, लेकिन वो काफी थका हुआ था। साथ ही वो जानता था कि टावर के खुलने में एक दिन का वक्त और है, जिस वजह से उसने अगले दिन बाहर जाने का सोचा। अगली सुबह जब बिया को भूख लगी तो उसी ने उसे जगाया। इसके बाद वो जल्दी तैयार होकर बाहर की तरफ जाने लगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसने देखा कि नीतीश, अक्षय और बाकी कुछ लोग पहले से ही वहां खड़े हैं। तुम लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने का प्लान है? जाने का? हम तो अभी लौट रहे हैं। तुमने यहाँ भी एक रात सोने में बर्बाद कर दी। तुम सचमुच आलसी हो। शिवाय इस बात पर हंस दिया। हाँ, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ बाहर। जाओ, जाओ, जाओ। अक्षय के सर में सिस्टम की आवाज तेज हो गई। उसने हाथ से शिवाय को इशारा किया। रुको, क्या मैं भी चल सकता हूँ? अरे बिल्कुल। इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकल पाते, उन्हें मीना की आवाज सुनाई दी। रुको अक्षय, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें वाइस प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन हरिहरन ने बुलाया है। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? इस लड़के के साथ जाओ। क्या कोई जरूरी काम है? पता नहीं, लेकिन तुम्हें बुलाया है। चलो किसी और दिन। माफ करना दोस्त। अरे इसमें माफी शिवाय ये कहते हुए ही रुक गया। उसे लगा जैसे अक्षय उससे बात नहीं कर रहा था। बाजार में घूमते हुए उसने कई हाई ग्रेड स्टोरेज ड्रिंक्स को बहुत सस्ते दामों पर बिकते हुए देखा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें खरीद सके। इसके बाद वो आगे बढ़ता गया, जबकि दूसरी ओर अक्षय को मजबूरन सुबह सुबह वाइस प्रिंसिपल के कमरे में घसीटा जा रहा था। अक्षय जब वहां पहुंचा तो दोनों टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे। दरवाजे पर ही अक्षय को कनिष्क भी मिल गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उन्हें वहां क्यों बुलाया गया है। आओ बैठो। दोनों वहां पड़ी 2 कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने तुम्हें यहाँ कुछ देने के लिए बुलाया है। प्रोफेसर गौरांग ने हवा में अपना हाथ लहराया तो 2 काले पत्थर अचानक वहां पर आ गए। उन्होंने दोनों को ये एक एक पत्थर दे दिया। टेबल पर बैठे हरिहरन भी ये सब देख रहे थे।
उनका चेहरा देखकर ये नहीं लगता था कि इनमें उनकी कोई सहमति है, और अचानक वो बोल पड़े। सिर्फ दो स्टूडेंट्स? उस स्टूडेंट का क्या जिसके बारे में मैंने बात की थी? प्रोफेसर गौरांग अक्षय और कनिष्क की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, और फिर उन्होंने गुस्से से हरिहरन की तरफ घूरा। वो शिवाय को ये पत्थर नहीं देना चाहते थे। अगर वो देना भी चाहते थे तो उनके पास सिर्फ 2 ही पत्थर थे, जिसमें एक वो अक्षय को देना चाहते थे और दूसरा राजा के डर से उन्होंने कनिष्क को दे दिया। इन पत्थरों को प्रिंसिपल सर ने तब खोजा था जब वो खुद टावर के अंदर थे। अब ये तुम्हारे हैं, लेकिन याद रखना इन्हें सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी मदद से तुम टावर के अंदर कुछ दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकते हो, इसलिए जरूरत पड़ने पर ही इन्हें इस्तेमाल करना। हरिहरन इसके बाद बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले गए। वो हॉल में जाते हुए बड़बड़ा रहे थे। मुझे पता है उस लड़के में काबिलियत है। उसका पोटेंशियल सिर्फ 4 स्टार नहीं हो सकता। जाने ये कब समझेंगे। अगर इन लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुद उस लड़के को ढूंढूंगा और उसकी रैंक और पोटेंशियल पता करूंगा। ये लोग पछताएंगे। वो शिवाय को ढूंढने के लिए वहां से जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर वाइस प्रिंसिपल के कमरे में दोनों ने प्रोफेसर गौरांग को शुक्रिया कहा और वो खुशी खुशी बाहर आ गए थे। जहां एक तरफ ये सब हो रहा था, वहीं शिवाय का घूमना जारी रहा। घूमते हुए उसकी नजर एक बूढ़े छोटे कद वाले वामन पर पड़ी, जो सड़क के किनारे कुछ बेशकीमती चीजें बेचने का दावा कर रहा था। वो भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसके पास कई हथियार थे, लेकिन उनकी कम कीमत सुन के कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि असली है। बिया ने उसे बताया कि उसके पास जो भी है वो सब हाई रैंक का है। शिवाय के पास पहले से ही एक 3 स्टार रैंक की तलवार थी, इसलिए वो नए हथियार खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो भी अब वहां से जाने लगा था। तभी उसका ध्यान खींचने के लिए उस वामन ने अपना दाम और भी कम कर दिया। सुनो, ये धनुष तो देखते जाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए बना है? नहीं शुक्रिया। देखो, मैं इससे ज्यादा दाम कम नहीं कर सकता। तुम बहुत ही सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने दे रहे हो। अगर तुम्हें हथियार नहीं चाहिए तो मैं दूसरी चीजें भी बेचता हूँ। उस वामन ने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ और भी चीजें उसे दिखाई। कुछ तो खरीद लो, मैं बस अपनी दुकान समेटने वाला हूँ। और शिवाय को उस पर और भी ज्यादा शक होने लगा। लेकिन वही उस वामन ने भी शिवाय की उंगली पर एक हाई ग्रेड रिंग देख ली थी, और वो आसानी से किसी मालदार कस्टमर को जाने नहीं दे सकता था। ना चाहते हुए भी उसने शिवाय को वहीं रोक लिया, और शिवाय वहां पड़े हुए कुछ स्क्रोल्स को देखने लगा। उसकी नजर एक पुराने से दिखने वाले स्क्रोल पर पड़ी। ये क्या है? उस वामन की आंखें चमक उठी। तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। ये अधूरा जरूर है, लेकिन ये टावर का मैप है। ये सुनकर पहले तो शिवाय की हंसी छूट गई, लेकिन जब उसने देखा कि उस वामन का चेहरा काफी सीरियस है तो वो थोड़ा हैरान हुआ। टावर का मैप? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद ही देख लो। क्या बात कर रहे हो? जो चीज बड़े बड़े राजाओं के खजाने में नहीं है, उसे तुम यहाँ सड़क किनारे बेच रहे हो, और वो भी इस दाम पर? शिवाय मुड़कर जा ही रहा था कि उस वामन ने फिर उसका रास्ता रोक लिया। देखो बेटा, तुम आज जो गलती कर रहे हो उसके लिए जिंदगी भर पछताओगे। मेरी बात मानो, दोबारा फिर कभी ये मौका तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला है। इसके बाद शिवाय ने वो स्क्रोल जब तक नहीं लिया तब तक उस वामन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। स्क्रोल खरीदकर वो वापस जा रहा था कि तभी उसने मुड़कर देखा। एक ही पल में वो वामन उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया था। उसने कई बार अपनी नजर इधर उधर दौड़ाने की कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं दिखा। ये कैसा जादू है? अब मुझसे ये मत कहना कि मैंने किसी पिशाच से कोई सामान खरीदा है। शिवाय वापस अपने होटल की तरफ लौट रहा था, लेकिन उसी वक्त एक रॉयल ड्रेस पहना हुआ लड़का अपना कमरा इधर से उधर कर रहा था। ये व्हाइट लैंड किंगडम का प्रिंस कबीर था। क्या तुम्हें मिला? जल्दी ढूंढो उसे। ये मैंने क्या कर दिया? पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्या अभी अभी शिवाय ने जो स्क्रोल खरीदा था वो वाकई में टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी का मैप? क्या एक बार उसके हाथ में गलती से सोना लग गया था? अगले दिन जब वो लोग टावर में दाखिल होने वाले थे तो फिर क्या हुआ? क्या हरिहरन सही समय पर शिवाय को ढूंढकर उसका असल पोटेंशियल जान पाए? प्रिंस कबीर के सामने अब पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने इतनी अहम चीज खो दी थी कि उसे अपने पापा से कोई भी सजा मिल सकती थी, और वो अहम चीज कुछ और नहीं